और चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो यूपी में 4 चरणों में हो सकते हैं निकाय चुनाव। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिसंबर महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग जनवरी के पहले हफ्ते में करा सकता है मतगणना। तो सूत्रों से निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो सकते हैं और दिसंबर महीने में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों से बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग जनवरी के पहले हफ्ते में मतगणना करा सकता है। तो आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिसंबर महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुभव, और क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी? राज्य निर्वाचन आयोग है जिसके ऊपर इस जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की, खासतौर पर स्थानीय निकाय के, तो उनकी तैयारी कुछ ऐसी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो कराया जाए, क्योंकि तकरीबन 763 अगर हम कहें तो निकाय हैं पूरे प्रदेश में और 17 नगर निगम है जिसमें 200 नगर पालिकाएं हैं। तो ये एक बड़ा चुनाव है, पार्षद के भी इलेक्शन होंगे, इसलिए तैयारी है कि 4 चरणों में ये कराया जाए। और आप देखिए कि 18 नवंबर को तो जो फाइनल सूची है वोटर लिस्ट वो प्रकाशित होगी और फिर उसके बाद ही हम कहें कि जो चुनाव की तारीखें हैं उनका अनाउंसमेंट होगा। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 22 या 23 नवंबर के आसपास चुनाव की तारीखों का अगर ऐलान होगा तो 25 दिन तो पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए चाहिए। और ऐसे में 4 चरणों में ये इलेक्शन अगर होता है तो फिर ये मानकर चलिए कि जो वोटों की गिनती है वो 2023 यानी नए वर्ष में जनवरी के महीने में हो सकती है। और उसके बाद ही तमाम जगहों पर हम कहें कि जो शहर की सरकार होगी उसका गठन होगा। लेकिन आप 2017 के अगर इलेक्शन को देखिए तो वहाँ पर सब नवंबर में चुनाव हो गए थे और दिसंबर में पहले हफ्ते में काउंटिंग भी हो गई थी। पर इस बार चूंकि कुछ नगर पंचायतें बड़ी भी हैं, कुछ नए, एक नगर निगम भी है, नगर पालिकाएं भी कुछ नई है, कुछ अगर हम कहें कुछ का सीमा विस्तार हुआ है, तो इसलिए अब आप कल से देखिए 1 नवंबर से 7 नवंबर तक तो जो वोटर लिस्ट है उसमें जो भी आपत्तियां हैं उनको मांगा गया है और 18 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन। चलिए बिल्कुल अनुभव, इंतजार है कब तारीखों का ऐलान होता है। बहुत धन्यवाद आपका। सीतापुर के सिधौली पुलिस जीप को टक्कर मारी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। इधर सड़क हादसे में शफीक अहमद की मौत हो गई है। हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर गश्त के दौरान टक्कर मारी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीतापुर के सिधौली में पुलिस जीप को टक्कर मारी और अज्ञात वाहन की टक्कर में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। सड़क हादसे में शफीक अहमद सब इंस्पेक्टर थे, इनकी मौत हो गई है और 3 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें सीतापुर लखनऊ हाईवे पर गश्त के दौरान टक्कर मारी। और पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी देखिए, आपको बता दें सीतापुर लखनऊ NH20 राजमार्ग है जहां पर अटरिया थाने की पुलिस रात्रि में गश्त कर रही थी, सरकारी जीप से गश्त कर रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि जीप जो है पहले पेड़ से टकराई, उसके बाद खड्ड में जाकर पलट गई और उस पर सवार जो साई थे शफीक अहमद उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही 3 पुलिसकर्मी वो भी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक कांस्टेबल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी पाते ही IG रेंज लक्ष्मी सिंह वो मौके पर पहुंची हुई हैं और SP घुले सुशील चंद्रभान के साथ ये पता लगा रही है कि आखिर अज्ञात वाहन कौन है। चलिए जांच फिलहाल की जा रही है पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली के शाही थाने की पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। एक्सीडेंट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया गया है। आरोपी की पत्नी और बेटी के साथ बेरहमी से पिटाई का आरोप है। जबरन पुलिस जीप में डालकर ले जाने का भी आरोप है। SSP अखिलेश चौरसिया ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। तो बरेली के शाही थाने पर बड़ा आरोप लगा है पुलिस पर। एक्सीडेंट के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन परिजनों के साथ पिटाई का आरोप लगा है। वीडियोज की जांच से ये पाया गया है कि कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसमें उस नवयुवक के पिता के विरुद्ध जो है थाना शाही में 304A का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी के संदर्भ में उप निरीक्षक उनके घर गए हुए थे। चूँकि उक्त अभियुक्त जो है 7 वर्ष से कम अवधि की सज़ा का था, जिसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। SSP महोदय के द्वारा उक्त उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच को क्षेत्राधिकारी मीरज को दी गई है।
और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अनूप मिश्रा हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं फोन लाइन पर। अनूप, परिजनों ने आरोप लगाया है पुलिस पर कि उनके साथ मारपीट की गई, कितनी सच्चाई है फिलहाल इस बात पर और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अनूप, आप तक आवाज आ रही है? चलिए संपर्क टूट गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, एसएसपी ने फिलहाल इस पूरे मामले में दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। और इधर यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड पादरी को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कई दिन पहले चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मास्टरमाइंड सहित 55 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई थी और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। तो धर्म परिवर्तन का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कई दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। फतेहपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत हुई और पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। हालांकि अब इससे पूछताछ आगे की जा रही है। तो यूपी के 3 जिलों के 3 तस्वीरें जिसमें धर्मांतरण में कैसे हुआ है। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे फतेहपुर की है, जहां धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पादरी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी तस्वीर मेरठ से सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन करवाने के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मदद के बदले इन लोगों ने धर्म परिवर्तन की साजिश रची और लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। जबकि तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है फतेहपुर से। मेरठ में भी कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। इधर फिरोजाबाद में लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। बरेली के कलवा डांडा गांव में तेंदुए के घुस आने से लोगों में खौफ आ गया है। देर रात एक तेंदुए का ईंटों पर बैठा हुआ दिखाई दिया। लाइट पड़ने के बाद तेंदुआ गन्ने के खेत में भाग गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गांव में तेंदुए के आने की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। ये वही वायरल वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंटों पर बैठा हुआ ये तेंदुआ नजर आया और जैसे ही गाड़ी की लाइट इस पर पड़ी ये मौके से भाग गया। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात करेंगे लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ की। यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा दोनों ने ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज यहां सीएम योगी भी प्रचार करने आएंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे यहां पहुंचेंगे और सीएम योगी के अलावा यहां और भी दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। भाजपा के अलावा आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने 15 दिग्गज नेताओं को यहां मैदान में उतार दिया है। आज सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम पटेल, रवि वर्मा, राममूर्ति वर्मा, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर समेत कई जो दिग्गज नेता हैं वो सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए प्रचार करने आज लखीमपुर आएंगे। तो गोला की जंग आर पार और मैदान में आज तमाम दिग्गज उतरे हैं। भाजपा की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार करने पहुंचेंगे। आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। लखीमपुर की गोला सीट पर उपचुनाव होना है 3 नवंबर को और उसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां सपा की तरफ से विनय तिवारी तो वहीं भाजपा की तरफ से अमन गिरी मैदान में उतरे हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार धुआंधार है। दोनों ही तरफ से जो कई बड़े दिग्गज नेता हैं वो आज मैदान में उतरने वाले हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो दोनों तरफ आप देखिए, भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन है, सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन है। दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, आजम खान, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के स्टार प्रचारक। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के स्टार प्रचारकों में भी कई जो दिग्गज नाम हैं वो शामिल हैं। विनय तिवारी सपा के उम्मीदवार हैं और अमन गिरी भाजपा के उम्मीदवार हैं। भाजपा विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव होने हैं। लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में आज सीएम योगी खुद एक जनसभा करेंगे। ये जनसभा गोला क्षेत्र में जो पब्लिक इंटर कॉलेज है, राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम, वहां पर आयोजित होगी और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे मैदान में कुर्सियां लगाई गई हैं। हजारों लोगों के बैठने के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे ग्राउंड में
कुर्सियां लगा दी गई हैं कि यहाँ पर जो लोग आएंगे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भाजपा के अमन गिरी, उनके जो समर्थक होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। इस समय सभा से पहले उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है, मैं यहीं गोला से हूँ, मोला नीचीपुर से। तो क्या माहौल है फिर यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है, तैयारियाँ हो गई सब? पूरी तैयारियाँ हम लोग बिल्कुल जीत के लिए। मैं पहले से मुबारकबाद देता हूँ अमन गिरी जी को, और इस बार मैं मुस्लिम होने के नाते कह रहा हूँ शायद उनको गिरी जी से ज़्यादा अमन गिरी को मुस्लिम वोट मिल रहा। सपा भी बड़ी मेहनत कर रही है। मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, मजबूरी है उनकी, हर पार्टी करती है, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन हम लोगों को कोई चैलेंज नहीं दे पा रहा है। आपने कहा कि मुस्लिम, आपने बात की तो मुस्लिम वोटर भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, और सपा तो कहती है मुस्लिम वोटर हमारे साथ जाता है। कहने और हकीकत में बहुत फ़र्क है, उनको खुद पता है। मैं यहीं नीचीपुर से आता हूँ, जहाँ बाहुल है मुस्लिम, अभी तक वो लोग आए नहीं, और हम लोग कन्वेंसिंग कर चुके हैं। पूरा एक एक गोला का एक एक मोहल्ला हम लोग कन्वेंसिंग कर चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल है, हर वर्ग में, एक मुस्लिम ने हर वर्ग का हमको मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति के बाद भी यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं, तमाम मंत्रियों को यहाँ पर लगाया, पार्टी के पदाधिकारियों को लगाया, तो दूसरी तरफ अगर बात करें सपा की, तो एक बार फिर से जिस तरह से लोकसभा के उपचुनाव में, चाहे वो रामपुर के आजमगढ़ के रहे अखिलेश यादव बाद नहीं दिखे, उसी तरह से यहाँ पर भी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अखिलेश यादव का अब तक यहाँ पर आने का प्रचार को लेकर कोई भी कार्यक्रम सामने नहीं है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखीमपुर गोला। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद की। तो आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे से जुड़ी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और इनमें से 3 अर्जियों पर 12 सितंबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ दाखिल 2 अर्जियों पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इनमें से एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है। दरअसल स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया। एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट ने फिलहाल 31 अक्टूबर यानी कि आज तक के लिए रोक लगाकर रखी है। अब आज मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होगी। तो आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। ज्ञानवापी विवाद एएसआई के सर्वे पर फैसला आज आ सकता है। मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। मामला क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक वाली याचिका, पहली याचिका इंतजामिया कमेटी की है और दूसरी याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। 1991 के मुकदमे की सुनवाई हो या ना हो, इस पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में एएसआई महानिदेशक को मोहलत दे दी गई थी। अब आज क्या होगा ये भी बता दें आपको। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का समय है, जिसके बाद सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने एएसआई महानिदेशक पर जुर्माना लगाया था और महानिदेशक पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया था। जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है, ये भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा में अटकी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जनता को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। सीएम योगी 17 साल से अटकी पड़ी गंगा जल परियोजना डेटा सेंटर की शुरुआत भी करेंगे। आज ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। डेटा सेंटर का पहला टावर जुलाई 2022 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हो गई और अब पहला टावर बनकर तैयार हो गया है। उसी का सीएम उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर कुल 6 टावर बनेंगे, जिनमें देश के 60% लोगों को सोशल डेटा सुरक्षित रहेगा। सोशल मीडिया साइट्स भी डेटा यहाँ पर सुरक्षित रखे जाएंगे। तो 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं नोएडा को। आपको बता दें कि कई सालों से जो ये योजनाएं थी ये अटकी पड़ी थी। 17 साल से ये योजना अटकी पड़ी थी, जिसका आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं।
और ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता रविंद्र जयंत ने सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लिया है, वो आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का पहला सबसे बड़ा डाटा सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट में यही वो डाटा सेंटर है जहां पर उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें कि अब से पहले जो देश का सोशल मीडिया का जो भी यूजर्स का डाटा था वो विदेश में उसका भंडारण किया जाता था, सुरक्षित वहां पर रखा जाता, लेकिन अब देश में ही अपने जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनका जो डाटा है वो यहाँ पर रखा जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर जो डाटा सेंटर बनाया गया है और तकरीबन 15 से 10,000 युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। ग्रेटर से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। और अब बात मदरसों की, तो यूपी में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं और सभी 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। अपर जिलाधिकारी के जरिए डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो 15 नवंबर तक डीएम सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट और सभी 75 जिले में लगभग सर्वे का काम पूरा हो चुका है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 7500 ऐसे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं और फिलहाल सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी और उसके बाद आगे डीएम की तरफ से सरकार को जो सर्वे रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी संभव है। अपर जिलाधिकारी के जरिए डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो यूपी में मदरसों के सर्वे का काम चल रहा था जो कि लगभग पूरा हो चुका है और ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पूरे प्रदेश भर में मिले हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई है। प्रयागराज के नैनी इलाके में गोदाम है, ट्रांसफार्मर गोदाम में अचानक से ये भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। देखिए मौके की तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आग लगी। प्रयागराज की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रांसफार्मर का गोदाम बताया जा रहा है जिसमें अचानक से ये भीषण आग लगी है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण, लेकिन अभी तक साफ तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से ये आग लगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि गोदाम में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे जिसके चलते समय रहते इस आग को नहीं बुझाया गया और देखते देखते आग बढ़ गई। प्रयागराज के नैनी इलाके में ये गोदाम स्थित है। ट्रांसफार्मर का गोदाम बताया जा रहा है जिसमें अचानक से आज ये आग लगी। और ये तस्वीरें भी फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। तो सबसे पहले एबीपी गंगा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है मौके की। प्रयागराज के नैनी इलाके में ट्रांसफार्मर का ये गोदाम स्थित है जहां पर आज सुबह अचानक से ये भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं थे जिसके चलते समय पर इस आग को नहीं बुझाया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।